नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में जनवरी का करंट अफेयर लिया है। जनवरी का करंट अफेयर जितना भी बन सकता है वो इस पार्ट फर्स्ट में मैंने लिया है। एंड जनवरी का करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने इस जनवरी के करंट अफेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एंड पार्ट फर्स्ट आज मैंने लेके आया हूँ एंड पार्ट सेकंड कल आ जाएगा। तो जनवरी का करंट अफेयर जितना भी बन सकता है वो मैंने दो पार्ट में कवर कर दिया। एंड बात रही मार्च और फरवरी के करंट अफेयर्स की, तो वो भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है एंड वो भी आ जाएगा। एंड करंट अफेयर अप्रैल का चल रहा है, तो आपके 4 महीने के करंट अफेयर मैं करवा दूंगा 4-5 दिन में। एंड करंट अफेयर्स तो आपके चल ही रहे हैं, इसके साथ मैंने स्टैटिक का भी पार्ट ऐड कर दिया। इसमें ज़्यादातर स्टैटिक का पार्ट है इसमें ऐड, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करंट अफेयर इस चैनल पे कराया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर क्वेश्चन को अप्लाई करो, देखो, ठीक है। तो चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल एडेड आइडेंटिफायर यानी मनी किसके लिए लॉन्च की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ऐप दृष्टिहीन लोगों के लिए लॉन्च की है। मोबाइल एप्लीकेशन मनी दृष्टिहीनों के लिए की गई ताकि वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान कर सके। ये एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल्ड करने के बाद ऑफलाइन भी काम करती है। एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल कर मुद्रा नोटों को स्कैन करके नोट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी देती है। ऐप किसी नोट के वैध या नकली होने का प्रमाण देती है। फ्रेंड्स, ये ऐप भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है, ये दृष्टिहीन लोगों के लिए लॉन्च किया है। एंड इस ऐप के द्वारा दृष्टिहीन लोगों को पता चलेगा कि ये नोट नकली है या असली है, और इसमें बाइलिंगुअल पता चल सकता है, इंग्लिश में भी पता चल जाएगा और हिंदी में भी पता चल जाएगा। तो ये अच्छी पहल है दृष्टिहीन लोगों के लिए, जिसको मनी ऐप को किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। एंड आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। एंड स्थापित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई एक्ट आया था 1934 को। एंड 1949 को राष्ट्रीयकरण आरबीआई का हो गया था, ठीक है। तो इसके बारे में इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो मनी ऐप किसने लॉन्च की? भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला फर्स्ट राष्ट्र कौन बना? तो इसका आंसर है पलाऊ। रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला फर्स्ट राष्ट्र बन गया है। फ्रेंड्स, प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जो कोरल और समुद्री जीवों के लिए जहर के समान है। इसमें पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने वाले 10 रसायनों में से किसी भी रसायन से बनी सन क्रीम का प्रतिबंध किया गया। एंड जिसमें ऑक्सीबेंजोन, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, जिसको अपने सन क्रीम में यूज़ किया जाता था और अब इसको बैन कर दिया। एंड सेकंड है ऑक्टीनॉक्सेट, जो कि ये दो रसायन थे जिनको बैन कर दिया। ये सन क्रीम में यूज होते थे दोनों रसायन, ऑक्सीबेंजोन एंड ऑक्टीनॉक्सेन, ठीक है। तो ये दोनों जहरीले पदार्थ है, इसीलिए इनको बैन कर दिया सन क्रीम को पलाऊ देश ने, ठीक है। तो फर्स्ट राष्ट्र बन गया है जो कि सन क्रीम को बैन करने वाला, ठीक है। पलाऊ के रॉक आइलैंड का लेगून यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। पलाऊ का क्वेश्चन पूछ लेगा कि पलाऊ का कौन सा लेगून है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो पलाऊ का रॉक आइलैंड है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। पलाऊ समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोताखोरी स्थलों में से माना जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात हुई है पलाऊ ने सन क्रीम को बैन किया। तो पलाऊ के राष्ट्रपति का पता होना चाहिए। पलाऊ का राष्ट्रपति है टॉमी रेमेंगे साउ। एंड राजधानी है गेरुल मुंड एंड मुद्रा है यूएस डॉलर, ठीक है। तो पलाऊ के राष्ट्रपति है टॉमी रेमेंग साउ। राजधानी है, कैपिटल क्या है? गेरुल मुंड एंड मुद्रा है यूएस डॉलर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में हुए खेलों
किन दो खेलों ने प्रतियोगिता में शामिल किया गया था? हाँ, अब की बार कौन सा खेलो इंडिया खेलों में शामिल हुए दो न्यू गेम, एंड इनका आंसर है साइकिलिंग एंड लॉन बाउंस। तो इन दोनों को अब की बार शामिल किया गया खेलो इंडिया खेलों में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार इस आयोजन में इन दो खेलों को शामिल किया गया। टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। देश भर में एथलीट खेलो इंडिया युवा खेलों में हिस्सा लेने गुवाहाटी आई थी। ठीक है, तो खेलो इंडिया खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको पता होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट में है अविनाश जोशी। तो कौन से दो खेल है जिनको खेलो इंडिया खेलों में इसी बार शामिल किया गया? तो साइकिलिंग एंड लॉन बाउंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना के नए प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, थल सेना के मनोज मुकुंद नरवाणे को प्रमुख चुने गए। एंड इसके साथ आपको नौसेना एंड वायुसेना के बारे में पता होना चाहिए। एंड थल सेना के नए प्रमुख कौन चुने गए? मनोज मुकुंद नरवाणे। एंड भारतीय नौसेना के प्रमुख भी प्रेजेंट में चुने गए हैं, एडमिरल करमवीर सिंह। एंड भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एंड भारतीय वायुसेना के कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI को 2019-20 में 20 तक CBSE स्कूलों में 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में एक विषय के रूप में शामिल किया गया। तो इसका आंसर है CBSE ने किया है, तो शामिल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2019-20 में CBSE स्कूलों में 8वीं 9वीं 10वीं को एक विषय में के रूप में शामिल किया गया। तो तीनों को मिला के एक विषय के रूप में शामिल किया गया। तो ये CBSE ने शामिल किया। तो CBSE की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। एंड CBSE का मुख्यालय पता होना चाहिए। CBSE का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली पे। एंड AI ने इसको 2019-20 में मिक्सअप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एंड दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 2006 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? 2006 से। यह दिवस 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, एंड तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एंड इस वर्ष देश भर में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो यह भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है। एंड साथ ही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। तो महात्मा गांधी देश में कब आए थे? अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। एंड तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में हुई थी। एंड समारोह का आयोजन हर साल विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान एंड भारतीय मूल के व्यक्तियों को NRI द्वारा स्थापित संगठन को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। एंड इस बार 9 जनवरी को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। एंड कब से मनाया जा रहा है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। और मनाता कौन है? विदेश मंत्रालय इसको मनाता है। एंड विदेश मंत्रालय मनाता है, तो विदेश मंत्रालय मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि किस राज्य सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया? तो उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया। तो यहाँ बात हुई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट में CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। एंड कैपिटल ऑफ UP क्या है? लखनऊ। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, जोजी विनीतुंजी को वर्ष 2019 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, वह किस देश से संबंधित है? तो जोजी विनीतुंजी जिनको 2019 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित रखती है, ठीक है, संबंध रखती है। तो जोजी विनीतुंजी दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, तो इनको मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया 2019 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्यूमा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने सुनील छेत्री। एंड इससे पहले थी वो क्या था, हिमा दास जी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर थी, तो अब इनको सुनील छेत्री को बना दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका आंसर है, रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदल के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के यानी आरपीएफ का नाम बदल के क्या रखा गया, न्यू नाम क्या इसका? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आरपीएफ की बात हुई है तो आरपीएफ का गठन संसद द्वारा रेलवे संपत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये बल रेल मंत्रालय के अधीन है। एंड केंद्रीय रेल मंत्री आपको पता होना चाहिए कौन है प्रेजेंट में, पीयूष जी गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सा हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है दामिनी नामक एक हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है यूपीएसआरटीसी ने। महिलाओं के साथ कोई भी यदि दुष्कर्म करता है या कोई छेड़छाड़ करता है तो महिलाएं दामिनी हेल्पलाइन सेवा का फायदा उठा सकती है। एंड ये अच्छी पहल है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। एंड उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये हेल्पलाइन सेवा को शुभारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश ने दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की, जो कि अच्छी पहल है। निर्भया योजना के विस्तार के रूप में हेल्पलाइन के लिए यूनिक संख्या 8114277777, ठीक है, तो 5 to 7 है इसमें, 81142 एंड 5R7777, ठीक है, को जारी किया गया। इस सेवा में महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शिकायत कर सकती है और सुझाव भी दे सकती है। तो ये दामिनी हेल्पलाइन शुरू किसने की? उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। एंड कैपिटल क्या है? लखनऊ, ठीक है। तो दामिनी ऐप ये अच्छी ऐप है, पहला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला फर्स्ट राज्य कौन बना? तो सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला केरल फर्स्ट राज्य बन गया। तो इस प्रस्ताव को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा सदन में पेश किया गया था और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथाला ने भी इसका समर्थन किया। एंड पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली के अलावा कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं करने की घोषणा की। एंड यहाँ पे बात हुई है केरल राज्य की। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? पिनराई विजयन जी। एंड राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DANULM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DANULM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। तो ये एक अच्छी पहल है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ फ्लिपकार्ट का समझौता हुआ। एंड तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DANULM के तहत देश भर में 44 लाख महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट ने समझौता किया। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2007 में। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है,
हाल ही में हुई राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है लद्दाख में। हाल ही में हुई राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया लेह लद्दाख में। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IHAI की 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 में शुरू की गई थी एंड टूर्नामेंट 7 जनवरी तक लेह के करजू आइस हॉकी रिंक में जारी रहा, जिसमें सेना चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, लद्दाख जैसी घरेलू टीम अंडर 20 बालक वर्ग में चैंपियनशिप में हिस्सा लिया एंड बालिका वर्ग में लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे टीमों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया एंड अंडर 20 बालक श्रेणी में चंडीगढ़ एंड हरियाणा के बीच उद्घाटन मैच खेला गया। ठीक है, तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? KL कुमार। तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? KL कुमार। एंड हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन लेह लद्दाख में हुआ था। ठीक है, हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण किसकी रचनाओं पर केंद्रित था? तो इसका आंसर है गांधी जी के। हाल ही में हर साल आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण गांधी जी की रचनाओं पर केंद्रित था, तो इसीलिए विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण मनाया गया है। तो नई दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण इस बात पर केंद्रित होगा कि महात्मा गांधी के लेखन ने लेखों की पीढ़ियों को किस तरह प्रभावित किया। एंड ITPO के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट ने NBT द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये उद्घाटन किसने किया? ये उद्घाटन किया था केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि HRD मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। एंड विश्व पुस्तक मेले 2020 का विषय यानी थीम क्या थी? गांधी दी राइटर्स राइटर। ठीक है, गांधी दी राइटर्स राइटर। तो दिल्ली में ये पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है जिसका 28वां संस्करण हाल ही में किया गया एंड इसकी थीम थी गांधी द राइटर्स एंड राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हर साल 6 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन थेस्पियन पत्रकार बाल शास्त्री जंबेकर की स्मृति में मनाया जाता है। बाल शास्त्री जंबेकर को मराठी भाषा में पत्रकारिता शुरू करने के लिए प्रयासों के लिए द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो बाल शास्त्री जंबेकर के याद करने के लिए 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया जाता है महाराष्ट्र में एंड इनको द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के रूप में मनाता है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी एंड राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला ने लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया? तो कृष्णा कोच ने लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है अंतरिक्ष में, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का एंड इनका नाम है कृष्णा कोच। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस महिला ने लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर देना है कृष्णा कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस युद्ध की 202वीं वर्षी बनाई गई? तो हाल ही में भीमा कोरेगाम युद्ध की 202वीं वर्षी बनाई गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में किस युद्ध की 202वीं वर्षी मनाई गई है? तो भीमा कोरेगाम युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसे संगीत कलादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस सौम्या को संगीत कलादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंड मद्रास सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसको कलानिधि पुरस्कार संगीत कलानिधि पुरस्कार कहते हैं एंड इस बार एस सौम्या को यह पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया एंड ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र सर्वोच्च
पुरस्कार माना जाता है, ये है, ठीक है, कर्नाटक का सर्वोच्च मान्य पुरस्कार है ये। एंड नेक्स्ट चलते हैं, मई 2020 में एशियाई शेरों की गणना का काम कौन सा संस्थान करेगा? तो इसका आंसर है भारतीय वन्यजीव संस्थान 2020 में एशियाई शेरों की गणना का काम करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए भी कौन शेरों की गणना करेगा, जनगणना करेगा, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया? तो केरल राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया, तो इसका आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई? तो अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई है। तो ये भी अच्छी पहल है जिसमें जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाएगा, 5 रुपए की प्लेट के और स्वच्छ खाना होगा। तो अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 से लॉन्च हो चुकी है। तो ये गरीबों के लिए एंड जरूरतमंद लोगों के लिए अच्छी पहल है अटल भूजल योजना, जिसकी लॉन्चिंग हो गई है 25 दिसंबर 2019। एंड नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 की पहली 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना? तो इसका आंसर है सिंगापुर। 2019-20 की पहली 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर बन गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ष 2019-20 की पहली 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर बन गया है। फ्रेंड्स, 2019 का टोटल करंट अफेयर और 2020 में जितने भी महीने चले गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इंपॉर्टेंट है। 12 महीने का करंट अफेयर एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। एंड फर्स्ट ग्रेड में पीछे एग्जाम हुआ था तो उसमें 2018 का भी करंट अफेयर पूछा गया था, तो कहीं से भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो 2019 का तो इंपॉर्टेंट बनता है एंड 2020 का तो इंपॉर्टेंट है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गूगल ने भारत के नागरिकों में समाचार साक्षरता यानी न्यू लिटरेंसी अमंग इंडियंस बढ़ाने के लिए कितनी अनुदान राशि देने की घोषणा की? तो गूगल ने भारत के नागरिकों में समाचार साक्षरता यानी न्यू लिटरेंसी अमंग इंडियंस बढ़ाने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। ये गूगल ने की है घोषणा। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। एंड इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। एग्जाम में पूछा जाता है कि गूगल के CEO कौन है प्रेजेंट में? सुंदर पिचाई जी। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को, ठीक है। जितनी भी ये बड़ी बड़ी ऐप है, गूगल होगी, फेसबुक होगी, व्हाट्सएप होगी, इन पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कब किसने स्थापना की थी, कौन इसके CEO है, तो वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो हरियाणा की रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाली फर्स्ट खिलाड़ी बन गई है। भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई है। यह पुरस्कार सामाजिक कार्य और उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। एंड 25 वर्षीय रानी रामपाल 15 साल आयु से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही हैं और अब तक राष्ट्रीय टीम के लिए 240 संस्पर्धाओं में हिस्सा ले चुकी है। एंड वह जापान के हिरोशिमा में आयोजित FIH वीमेन सीरीज के फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। एंड रानी रामपाल को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रानी रामपाल कौन सी हॉकी प्लेयर है जिनको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह हॉकी खिलाड़ी है जो कि 15 साल से अपना योगदान दे रही है हॉकी खिलाड़ी में। एंड हिरोशिमा आयोजित FIH वीमेन सीरीज में इन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुकी है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एंड हरियाणा की शान रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है, ठीक है। एंड 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट यानी अतिथि भाग में ऑर्केस्ट्रा दल की अगुवाई करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आइमन नून ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में ऑर्केस्ट्रा दल की अगुवाई करने वाली फर्स्ट वुमेन बन गई आइमन नून। वह अकादमी पुरस्कारों में 42
आर्टिस्ट वाले ऑर्केस्ट्रा की अगुवाई करेगी। ये वीडियो गेम का संगीत बनाने के लिए दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुई और 22 साल की उम्र में नेशनल कॉन्सर्ट हॉल में संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है। तो हास्कर कैस्ट सेगमेंट ऑर्केस्ट्रा दल की अगुवाई करने वाली फर्स्ट वुमेन कौन बनी? तो आइमन नून। एंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निर्देशक जनकराज को किसका सदस्य नियुक्त किया? तो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हाल ही में भारतीय रिजर्व ने अपने कार्यकारी निर्देशक जनकराज को सदस्य के रूप में चुना। एमपीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो एमपीसी की फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति। एंड आरबीआई के 25वें गवर्नर, आरबीआई ने फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तैयार करता है। एंड भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निर्देशक जनकराज को अपना सदस्य चुना है एमपीसी का। तो आरबीआई के गवर्नर आपको पता होना चाहिए जो कि प्रेजेंट में है शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के गवर्नर है। एंड आरबीआई का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए मुंबई में है। एंड इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। एंड इसकी स्थापना हिल्टन सिफारिश पे हुई थी, हिल्टन समिति की सिफारिश पे हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कंशा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। एंड इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन SRCM और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 74 वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। एंड तेलंगाना सरकार ने इसका शुभारंभ किया। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। एंड तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तेलंगाना ने किया। तो तेलंगाना के सीएम पता होना चाहिए चंद्रशेखर राव। एंड गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कलकत्ता विश्वविद्यालय में ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स। तो डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया अभिजीत विनायक बनर्जी को। कोलकाता के कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ द लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया। एंड प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक JV नार्लिकर को सर आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। तो खगोल वैज्ञानिक JV नार्लिकर को सर आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। एंड वैज्ञानिक समीर के ब्रह्मचारी अरूप कुमार राय चौधरी को एंड पार्थ प्रतिम मजूमदार को सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पदक से सम्मानित किया गया। तो ये सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पदक, ये पदक है जिसको किसको सम्मानित किया गया? इससे 2 व्यक्तियों को, अरूप कुमार राय चौधरी एंड पार्थ प्रतिम मजूमदार को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभिजीत विनायक बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। एंड कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसको उपाधि मिली है। तो ये 30 क्वेश्चन जनवरी के मैंने इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कराए। इसी प्रकार 30 क्वेश्चन मैं पार्ट सेकंड में करवाऊंगा। जनवरी का किसी भी दिन का करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा यदि ये 60 क्वेश्चन आप कर लेते हो एंड एक्स्ट्रा फैक्ट आप कर लेते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जनवरी का करंट अफेयर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ एंड सेकंड पार्ट मैं कर लेके आऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोनों पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एंड करंट अफेयर्स तो इसमें तैयार हुआ ही आपका, इसके साथ मैंने स्टैटिक जीके भी इसमें ऐड किया। तो स्टैटिक जीके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड चलते हैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एंड जिसने भी वीडियो देखी है एंड जिसको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब इंक्रीज हो एंड अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए मैं लेके आऊँ। लव यू टू ऑल, बाय बाय, वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं, करंट अफेयर्स आएगी आज का करंट अफेयर, 25 अप्रैल का करंट अफेयर शाम को मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बाय बाय।